एक ही आदमी सारे काम करेगा तो वो परेशान होगा। वैसे ही कंपनी में भी होता है, अगर एक ही अकाउंटेंट को हम कैश भी संभालने दे रहे हैं, परचेज का भी रजिस्टर तुम संभालो, सेल का भी रजिस्टर तुम संभालो, ठीक है, एसेट एंड लायबिलिटी भी तुमको ही रिवैल्यू करना है, स्टॉक भी तुमको ही देखना है, रेक्टिफिकेशन भी तुमको ही करना है, रिकंसिलिएशन भी तुमको ही करना है, तो क्या कंट्रोल अच्छा होगा? अगर ऐसा होता है एक अकाउंटेंट है कैश के लिए, एक अकाउंटेंट है परचेज के लिए, एक अकाउंटेंट है सेल के लिए, रिकंसिलिएशन के लिए एक अकाउंटेंट है, तो क्या कंट्रोल है? इसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम मेरे स्मार्ट क्लासेस में अपना ऑडिट का फर्स्ट क्लास करने वाले हैं। आज से हम लोग का ऑडिट सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट ऑडिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो 5.1 में है। हमारा सिलेबस है, देखिए ये इंटरनल असेसमेंट आप लोग का 20 मार्क्स का रहेगा असेसमेंट वर्क, और 80 मार्क्स का सेमेस्टर एंड एग्जाम होगा। उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? पहला है कंसेप्ट, नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट। उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक्स, कि ऑडिट कैसे कैसे कंडक्ट किया जाता है और क्या क्या टेक्निक यूज़ किया जाता है ऑडिट करते वक्त। ऑडिट ड्रिल्स एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये सारा कुछ हम लोग, ये नए नए टर्म है जो आप लोग अभी सुन रहे हैं, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें कोई करने वाली बात नहीं है। वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, वॉचिंग वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक ऑडिट वर्क होता है, मतलब कि एक परचेस मेमो से, मतलब परचेस का जो स्लिप होता है उससे ऑडिटर या अकाउंटेंट कैसे वो रिकॉर्डिंग करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जनरल एंट्री कैसे पास करता है, उसके बाद उसी जनरल एंट्री को ऑडिटर कैसे चेक करता है, ये सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक कंपनी ऑडिट, एक कंपनी का, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ऑडिट कैसे होता है, उसके क्या क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट है ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। ऑडिटर जो अपना काम कर लेता है तो वो एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट होता है ऑडिटर का, जिसमें वो लिखता है कि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है, वो उसमें वो लिख कर देता है। अदर ट्रस्ट एरिया में हम लोग को बाकी सारे जो चीज़ बची हुई ऑडिट का वो सारा कुछ पढ़ना है। सबसे पहले एक कंसेप्ट लेते हैं कि ऑडिट होता क्या है। आप लोग को ऑडिट से क्या मीनिंग निकलता है? वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को छोड़कर और कुछ? क्या अकाउंट्स को भी वेरीफाई करना ऑडिट है? ऑडिट एक लैटिन वर्ड से निकल कर आया है, जिसका लैटिन वर्ड है ऑडिया। इसका मतलब होता है टू हेयर, सुनना, याद रखना, ठीक है। ऑडिया से निकल के आया ये वर्ड, इसका मीनिंग होता है टू हेयर, मतलब सुनना, देखना, ठीक है। तो हम लोग जो चीज़ को भी रीचेक करते हैं, कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल अकाउंट हो, कोई भी चीज़ को हम लोग रीचेक करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट। कंपनी का कोई चीज़, फुल प्रोप्राइटरशिप का कोई चीज़, पार्टनरशिप का कोई चीज़ हम लोग को रीचेक करना है, उसको बोलते हैं ऑडिट। ऑडिट बहुत तरह का होता है। एक हो गया अकाउंट्स को चेक करना। अकाउंट्स में क्या आता है हम लोग का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल एंट्री, मेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो। ये सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं। उसको रीचेक करने को हम लोग बोलते हैं ऑडिट, ठीक है। अब कंपनी या कोई भी एंटिटी सोशल वर्क कितना करता है, ये भी गवर्नमेंट चेक करता है, तो सोशल वर्क को उसका चेक करने को हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल ऑडिट। कंपनी अपने स्टाफ एम्प्लॉयमेंट के साथ कैसा बिहेवियर रखता है, कंपनी जो स्टाफ एम्प्लॉयमेंट अपॉइंट करता है वो किस बेसिस में, किस प्रोसीजर से वो अपॉइंट करता है। जैसे मान लो एक ड्राइवर रखा है कंपनी, ड्राइवर का लीगल एंटिटी लिया है या नहीं, मतलब कि उसका आईडी पासपोर्ट वो लिया है या नहीं लिया। अगर आईडी, वोटर आईडी लिया है, आधार कार्ड वो लिया है, तो वो प्रोसीजर ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ को चेक करने को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, ठीक है। तो ऑडिट बहुत तरह का है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकाउंट्स को चेक करना ही ऑडिट है। ऑडिट में लोग सारा कुछ पढ़ेंगे। कॉस्ट को चेक कैसे हम लोग चेक करते हैं, जैसे मान लो एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है 50 रुपये, तो 50 रुपये किस तरीके से आए, क्या वो 50 रुपये जो वो कॉस्ट ले रहा है वो सही कॉस्ट है या नहीं। हम लोग अपने बैलेंस शीट में बहुत बार ऐसा देखे हैं, एक चीज़ आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, पीएल में हम लोग देखते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस बोलकर एक अमाउंट रहता है,
मिसलेनियस एक्सपेंस क्या होता है? खुदा खर्च, छोटा मोटा खर्च। अब किसी कंपनी का मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 1 लाख रुपीज़, ये जो 1 लाख रुपीज़ है इसके वजह से तो उसका प्रॉफिट कम हो गया होगा, जो 1 लाख रुपीज़ शो कर रहा है उसके वजह से प्रॉफिट कम हुआ है। तो ये चेक किया था कि ये 1 लाख रुपीज़ आया कहाँ से, मिसलेनियस एक्सपेंस इतना कैसे हो गया कि 1 लाख रुपीज़ मिसलेनियस एक्सपेंस हो, इसको चेक करना ऑडिट है। ऑडिट को करने से पहले, जैसे मान लो एक गाड़ी को जो रिपेयर करता है मैकेनिक, उसको गाड़ी का नॉलेज होता है तभी वो रिपेयर कर पाएगा। अगर उसके पास गाड़ी का नॉलेज नहीं है तो क्या वो रिपेयर कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। वैसे ऑडिट कौन करेगा? जिसको अकाउंट्स का नॉलेज हो। अगर आपके पास अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है तो आप ऑडिट कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकते, क्योंकि ठीक करने से पहले उसको बनाने आना चाहिए। अगर बनाने ही नहीं आता तो ठीक कैसे हो? तो सबसे पहले हम लोग ये एजम्पशन ले रहे हैं कि तुम लोग को अकाउंट्स आता है, ठीक है, तो यहाँ का फैकल्टी का अकाउंट्स का जो फैकल्टी बहुत अच्छा है, तो ये एजम्पशन करके चल रहे हैं कि तुम लोग को अकाउंट्स आता है, उसके बाद ये पढ़ा है। एक टेस्ट लेने के लिए अकाउंट से एक एंट्री तुम लोग से पूछेंगे, वो तुम लोग को बताना है। मान लो कि एक कंपनी में या कोई भी प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में कैश चोरी हो, कैश पेटी कैशियर के पास कैश था या कैशियर के पास कैश था, वो चोरी हो गया, उसका एंट्री आप लोग क्या पास किया? भाई कैश तो चला गया, उसको उतना हमको डालना होगा। अगर मान लो कि ये अकाउंटेंट जो अपॉइंट था वो इसका एंट्री नहीं किया तो ऑडिटर क्या करेगा? 2 क्वेश्चन, एक तो इसका एंट्री क्या होगा, दूसरा कि अगर अकाउंटेंट एंट्री नहीं किया तो तुम ऑडिट करने जा रहे हैं तो इसका क्या करोगे? पहले एंट्री बताओ। सही है, लेकिन एक अच्छा वर्ड होता है जिसको बोलते हैं डिफल्केशन, जो चोरी के लिए यूज किया है। डिफल्केशन अकाउंट्स डेबिट टू कैश। वो एंट्री कैसे पास करते हैं? कैश आया है, कैश गया, कैश गया, कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। डिफल्केशन मतलब चोरी होता है, चोरी अकाउंट डेबिट, चोरी हुआ, डेबिट अप टू कैश अकाउंट। अगर मान लो इसी का हमको अकाउंट क्लोज करना है, मतलब ईयर एंडिंग है, अकाउंट से हमको क्लोज करना है, तो हमको पीएल बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, तो हम इसका एंट्री क्या करें? ये डिफल्केशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमको बुक को क्लोज करना है, आज ईयर एंडिंग में तुम अकाउंटेंट हो, तो क्या एंट्री करोगे? पीएल। पीएल जब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें क्या एंट्री करेंगे इस चीज़ का? यहाँ पर पीएल नहीं है, उसका मतलब एंट्री नहीं होगा। डिफल्केशन क्या है? कौन से अकाउंट के हेड में आता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये लॉस है या गेन है? लॉस या एक्सपेंस है? लॉस एंड एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है? कौन से अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहाँ पे आता है? सारा पीएल में आता है। इसका एंट्री हमको ये करना है, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिफल्केशन अकाउंट। डिफल्केशन कैंसिल हो गया, ठीक है। एंट्री क्या हुआ? पीएल अकाउंट टू कैश अकाउंट। पीएल का हो गया तुम्हारा इनकम एक्सपेंस का पार्ट, कैश हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट का पार्ट, दोनों जगह एंट्री हो चुका है। ये होता है रियल एंट्री। तो चोरी का एंट्री क्या की है? डिफल्केशन टू कैश और पीएल टू डिफल्केशन। अगर मान लो सेकंड क्वेश्चन ये था, अगर मान लो अकाउंटेंट तुम्हारे तरह था, इसको ये एंट्री नहीं आता, तो कैसे करेगा? ऑडिटर क्या करेगा? क्या वो एंट्री करेगा? एक ऑडिटर जो ऑडिट करने गया है वो देखा कि कैश 50,000 चोरी हो चुका है, जिसका कोई एंट्री पास नहीं किया, मुँह से हमको बोल रहा है कि कैश 50,000 चोरी हो गया, तो ऑडिटर क्या करेगा? एंट्री करेगा? नहीं करेगा, वो करेक्ट करनी है। देखो तुम लोग क्या लगता है कि ऑडिटर का काम क्या, मेन काम क्या ऑडिटर? चेक करना, रेक्टिफाई करना। क्या रेक्टिफाई करना? मिस्टेक मतलब एरर को रेक्टिफाई करना, डिटेक्ट द एरर्स, एरर एंड फ्रॉड्स, ठीक है। इससे और ऊपर कोई काम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट ऑडिटर के लिए जो एक्सपेंसेस दिखाया है उसका वो चीज रखा है
वॉचिंग करना, मतलब वॉचर्स जो है, कैश का वॉचर, सेल का वॉचर, परचेज का वॉचर, वो सही से रखा या नहीं रखा। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर जो होता है वो एरर को डिटेक्ट करना नहीं है, वो होता है टू कमेंट करना। किस चीज में कमेंट करना है? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट showing true and fair view। ऑडिटर का मेन काम है कि कमेंट करना है उसको कि उसका जो क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर व्यू में है या नहीं है। बस ये मेन ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए उसको एरर और फॉल्ट ढूंढना पड़ेगा, लेकिन कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि एरर और फॉल्ट को उसको ठीक करना पड़ेगा। अकाउंटेंट किस लिए? काम करने के लिए। काम तुम नहीं किया, हम क्यों ठीक करना? हमको सिर्फ चेक करना, चेक करके अपने रिपोर्ट में ये कमेंट करना है कि इसका फाइनेंशियल व्यू कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उनको लिख दो। हमको ठीक करने नहीं जाना, ठीक है। ऑडिटर कभी भी रेक्टिफाई नहीं करेगा, वो ढूंढेगा, रेक्टिफाई नहीं करेगा, वो सिर्फ ढूंढ के लिख देगा। अगर वो रेक्टिफाई कर देगा तो क्लाइंट का जो अकाउंट है वो तो सही हो जाएगा। तो ऑडिटर का काम क्या होगा? उसको तो काम है कि दिखाना है कि क्लाइंट गलत कर। अगर गलती नहीं निकालेगा तो ऑडिटर का काम कैसे होगा? क्लियर हो रहा है? ऑडिटर का मेन काम है कमेंट करना, सिर्फ बोलना, सिर्फ लिखना कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है। अच्छा, एक चीज, ऑडिट क्या है? थ्योरेटिकल पेपर है, प्रैक्टिकल है? अकाउंट्स क्या है? जब अकाउंट्स पढ़ना प्रैक्टिकल है तो अकाउंट्स को ठीक करना थ्योरेटिकल कैसे हो सकता है? असल में अकाउंट्स प्रैक्टिकल है 100%। अकाउंट्स जब प्रैक्टिकल हो गया हम लोग क्या करें? अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं, वो थ्योरेटिकल कैसे हो गया? ये कंसेप्चुअल कंसेप्ट है, सारा कंसेप्ट इसका है अकाउंट्स का। अकाउंट्स कैसे फॉलो होता है, किस रूल से फॉलो होता है? अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं, बैलेंस शीट, पीएल, कोई ना कोई रूल तो हम कहीं ना कहीं से तो लिए होंगे, उसको क्या पता? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी नाम सुने? ये सेट्स ऑफ रूल है जिससे अकाउंट्स फॉलो होता है। वैसे ऑडिटिंग का भी एक रूल है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को शॉर्ट फॉर्म में एस बोला जाता है और इसको एसे बोला जाता है। तो ऑडिट हम लोग कैसे करेंगे? वो ऐसे में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट में लिखा हुआ है सारा कुछ। एक चीज है, ऑडिट का डिफिनेशन आईसीआई बोला है। आईसीआई किसको बोलते हैं? इसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये बोला है कि ऑडिट क्या है? टू एग्जामिन इट इज अ इंडिपेंडेंट, इसको लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नजर आ रहा है? ऑफ एन एंटिटी whether profit oriented or not। Independent examination of financial statement of an entity whether profit oriented or not irrespective of size and legal forms। इसमें बहुत सारा टर्म ऐसा है जो तुम लोग को नहीं पता। तो आईसीआई का डिफिनेशन बहुत बड़ा है, इसको हम शॉर्ट में लिखे हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर प्रॉफिट ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म्स। मतलब ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब चेक करना, देखना। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों बोला गया है? कोई आइडिया? अकेले चेक करना,
इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, आज़ाद हो गया, आज़ाद हो गया, फ्री हो गया। फ्रीली चेक करना वो कैसे होगा? मान लो देखो, हर कंपनी, बड़े बड़े कंपनी के पास, रिलायंस के पास करीब करीब 40, 50, 60, 70 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे। तो क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रिलायंस इंडस्ट्री में है वो ऑडिट कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का? क्यों नहीं कर सकते? क्या उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है? डिग्री है ना। ऑडिटर कर सकता है। ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर के पास कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए? जो ऑडिट करता है उसको ऑडिटर बोलते हैं। क्वालिफिकेशन, डिग्री क्या होना चाहिए? सीए। सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बहुत सारे, उनमें से कोई एक या सारे मिलकर क्यों ऑडिटिंग नहीं कर देते रिलायंस इंडस्ट्री? वो उन्हीं के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट किसका बात सुनेंगे? रिलायंस इंडस्ट्री के ओनर्स का। तो रिलायंस इंडस्ट्री कभी चाहेगा कि उसके अकाउंट्स में गलती निकले, उसका नाम खराब हो, गुडविल खराब हो? इसीलिए रूल्स ये बनाया गया ऑडिटिंग का कि जो भी ऑडिट करेगा वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। किससे? जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है उस कंपनी से वो आज़ाद होना चाहिए। मतलब उसका कोई भी रिलेशन कंपनी से नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट शेयर होल्डर है रिलायंस इंडस्ट्री का, तो वो उस रिलायंस इंडस्ट्री का ऑडिट नहीं कर सकता। नहीं हो रहा है? जिस कंपनी का हम लोग ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी से उस ऑडिटर का या चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, फैमिली का भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि उस पर्सन का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा कंपनी में, तो ही वो ऑडिट कर पाए। अगर उसका किसी भी तरीके से कोई भी इंटरेस्ट निकल रहा है तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर इंटरेस्ट निकल रहा है तो वो ऑडिट कैसा करेगा? कंपनी को अच्छा दिखाएगा ताकि उसका भी फायदा हो। अगर कोई इंटरेस्ट नहीं निकले तो वो कंपनी को बुराई दिखाएगा, कंपनी का गलती दिखाएगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब आज़ादी से एग्जामिनेशन वो कर पाए, ठीक है। मतलब कि उसका कोई भी रिलेशन कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है, अभी हम लोग रिपीट कर गया। जनरल करते हैं, ट्रायल बैलेंस करते हैं, डेटा मेजर पोस्टिंग करते हैं, पीएल करते हैं, बैलेंस शीट करते हैं, कैश फ्लो करते हैं, ये सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम लोग को इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, किसी का, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। अब ये क्वेश्चन आया दिमाग में, तुम लोग को ऐसा लगता है कि ऑडिट जो होता है वो सही प्रॉफिट को दिखाने के लिए, करेक्ट? क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में हेरफेर करता है, क्योंकि उसको टैक्स बचाना रहता है, तो उसको सही दिखाने के लिए हम ऑडिट करते हैं, यही पता है। तो यहाँ पे आ रहा है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो, उनको ऑडिट करना है। मतलब अगर वो लॉस में भी है तो भी ऑडिट करना है। लॉस में तो ऑडिट करने की क्या जरूरत है? हम लोग ऑडिट कब करते हैं? जब प्रॉफिट शो कर रहा है, टैक्स मिलने वाला है। गवर्नमेंट कब ऑडिट करवाएगा? जब उसको टैक्स मिलने वाला है। उसको टैक्स मिलने ही नहीं वाला तो वो क्यों कर रहा है? पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़े ऑडिटर का क्या था? एग्जामिन करना, कमेंट करना। क्या कमेंट करना? कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू में है या नहीं, ठीक है। ऑडिटर को नहीं फर्क पड़ता कि उसका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। ऑडिटर को क्या मतलब? ऑडिटर सिर्फ ये चेक करेगा कि जो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही दिखा रहा है या नहीं, भले वो लॉस दिखा या प्रॉफिट दिखा। चैरिटेबल ट्रस्ट है, मान लेता है चैरिटी पर्पज के लिए एक कंपनी है, वो सिर्फ चैरिटी करता है, उसका भी ऑडिट करना, क्योंकि हमको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं। प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऑडिट करना, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज। साइज मतलब छोटा कंपनी है वो भी ऑडिट करवाना चाहता है, करवा सकता है। बड़ा कंपनी है वो भी ऑडिट करवा, मतलब कंपनी का साइज पे भी है डिपेंडेंट। सबसे पहले इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा, ऑडिटर जो होगा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। किस क्या चीज़ का एग्जामिनेशन करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, पीएल बैलेंस शीट। इसका करेगा एंटिटी का, कोई भी एंटिटी, ठीक है। प्रॉफिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं। ऑडिटर को प्रॉफिट हो लॉस हो तो क्या मतलब है? उसके बाद क्या? साइज। जितना भी साइज का बिजनेस हो, बहुत बड़ा बिजनेस हो, बहुत छोटा बिजनेस हो, ऑडिटिंग सबका हो सकता है। लीगल फॉर्म, स्टडी में और लॉ में हम लोग पढ़े थे लीगल फॉर्म मतलब लीगल एंटिटी, या तो फिर ऐसा समझ लो सोल पार्टनरशिप है,
अलग है फॉर्म, पार्टनरशिप अलग फॉर्म होता है, HUF इंडिविजुअल डिवाइडेड फैमिली का अलग फॉर्म है, कंपनी प्राइवेट कंपनी अलग है, पब्लिक कंपनी अलग है। तो बोल रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म, मतलब लीगल फॉर्म से जिसको मतलब नहीं। तो ऑडिटिंग किसका किसका हो सकता है, सारे एंटिटी का, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो सुपरवाइजरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, HUF हो, सबका ऑडिट हो सकता है। प्रॉफिट होगा तो भी ऑडिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो भी ऑडिट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ पूरा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, PL, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, लेजर पोर्शनिंग, ट्रायल बैलेंस। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसको बोलते हैं, ऐसा इंसान जो चार्टर्ड अकाउंटिंग का डिग्री होल्ड करता हो और वो कंपनी से, जिस कंपनी को ऑडिट कर रहा है उससे वो फ्री हो, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं निकलता। ठीक है, प्रॉफिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट नहीं होगा चलेगा, प्रॉफिट होगा तो भी चलेगा। उसके बाद क्या है, साइज मैटर नहीं करता, छोटा भी होगा तो भी करना है, बड़ा भी होगा तो भी करना है, लीगल कोई भी फॉर्म का होगा हमको करना है। अभी एक चीज हम लोग बोल के गए, ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू हम लोग कैसे चेक करेंगे, और कंटेंट में क्या करना है, ऑडिटर को क्या करना है, कमेंट करना है। किस बात पे कमेंट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि वो ट्रू और फेयर व्यू शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ट्रू और फेयर व्यू हम लोग कैसे पकड़ेंगे, कौन सा व्यू ट्रू है कौन सा भी ट्रू नहीं है। इसका 3 केसेस है, 3 कंडीशन है जिसमें हम लोग ट्रू और फेयर व्यू चेक कर सकते हैं। पहला, ऑडिटिंग हम लोग किसका करते हैं, अकाउंट्स का। तो अकाउंटिंग पॉलिसी वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। Accounting policies, they say standard of audit, and last one disclosure of notes of account। हम लोग ट्रू और फेयर व्यू कैसे चेक करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी जो क्लाइंट का हम लोग ऑडिट करने जा रहे हैं वो क्लाइंट अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई है नहीं अप्लाई, मतलब डिप्रिसिएशन किया हो, क्या क्या मेथड है डिप्रिसिएशन करने का, SLM और कुछ WDV। डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, SLM में क्या होता है, जो रेट है मान लो 10%, हर साल 10% कटता चला जाएगा। WDV क्या होता है, 1 लाख का मशीन है, 10% कटा है 10,000, 90,000 हुआ, अब 90,000 का डिप्रिसिएशन निकालते, ये है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। डिप्रिसिएशन का ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। एक है स्ट्रेट लाइन और एक है WDV। तो मान लो तुम्हारे पास पेटेंट है, पेटेंट क्या होता है, अकाउंट्स में एसेट्स है। कैसा एसेट्स है, फिक्स एसेट्स। कैसा है, इनटैंजिबल फिक्स एसेट। ठीक है, इसको मैं छू नहीं सकता। क्लियर, पेटेंट का राइट ऑफ होता है, जिसको डिप्रिसिएशन की तरह बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या चार्ज करेंगे, SLM चार्ज करेंगे या WDV चार्ज, कंपनी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। SLM क्यों करेंगे, इसका वैल्यू आज 10 लाख। वैल्यू नहीं पता रहेगा तो हम लोग राइट ऑफ कैसे करेंगे, हमें तो पता होना चाहिए। 10 लाख रुपये उसका वैल्यू आज पेटेंट का, हम लोग को डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कौन सा सूटेबल मेथड होगा डिप्रिसिएशन में, SLM या WDV। क्यों SLM क्यों, अकाउंटेंट को आसानी होगा। मशीन में क्या केस है, तुम मशीन मान लो 10 लाख का है, अगर तुम इसमें SLM चार्ज करते हो, स्क्रैप तो इसका कुछ ना कुछ बचेगा। क्या पेटेंट का स्क्रैप बचता है, पेटेंट का स्क्रैप बचेगा। तो इसमें आसानी किस में होगा, WDV का चार्ज करने में, SLM चार्ज करने, SLM चार्ज करने। क्योंकि SLM में मान लो ये 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद तो इसका वैल्यू नील होने वाला, 0 होने वाला। 10 साल के बाद मशीन का वैल्यू कितना होने वाला, 0 नहीं, कुछ तो बचेगा, कुछ तो बचेगा।
₹100 भी तो बचेगा, लोहा भी तो हम बिक्री कर सकते हैं उसको, तो मशीन पेटेंट को बिक्री कर सकते हैं 10 साल के बाद रेजिस्ट्रेशन खत्म। तो इसमें हम लोग क्या चार्ज करते हैं, SLM रिटेन डाउन वैल्यू मीटर चार्ज ही नहीं कर सकते उसमें। मशीन में चाहे तो हम SLM भी चार्ज करते हैं, रिटेन डाउन भी चार्ज करते हैं। अब जो क्लाइंट है वो पेटेंट को रिटेन डाउन वैल्यू मीटर में चार्ज किया, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी के अगेंस्ट समझ आ रहा है। तो फेयर व्यू कब होगा, जब अकाउंटिंग पॉलिसी सही तरीके से वो अपनाए। अगर वो अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं अपनाया है या अपना अकाउंट्स को अकाउंटिंग पॉलिसी की तरह वो नहीं ट्रीट किया है, तो उसका फेयर एंड ट्रू व्यू नहीं शो करेगा। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको फॉलो करना। तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट को ऑडिटर को फॉलो करना है जो चेक करने जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको फॉलो करना है, अकाउंटेंट को, जो अकाउंटेंट बना हुआ है, जो अकाउंट्स को संभाला है। एक चीज मैं इधर बताए सर भी चलेगा, तुम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किए हो, स्टॉक वैल्यूएशन, चैप्टर का नाम क्या है? स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कौन से मेथड से करते हैं? NRV और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, याद आ रहा है? क्या क्या था? FIFO, और वेटेड एवरेज मेथड और सिंपल एवरेज मेथड, घंटा तुम लोगों को पड़ता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कि अकाउंट्स का जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ FIFO पे और वेटेड एवरेज पे होगा। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी क्लाइंट FIFO यूज किया है या सिंपल एवरेज यूज किया है तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहा है। क्या हो रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंट्स का जो रूल है वो कहता है कि सिर्फ आप सिर्फ FIFO और वेटेड एवरेज ही आप अप्लाई कर सकते, FIFO आप अप्लाई नहीं कर सकते, या तो फिर सिंपल एवरेज मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग सीखे, लेकिन ये अकाउंट्स के रूल के अगेंस्ट है कि ये चीज़ अप्लाई हम लोग कंपनी में करें। ठीक है, तो अगर कोई भी क्लाइंट FIFO अपनाया हुआ है, FIFO मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करे, तो अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से वो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन गलत है, तो क्या उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर भी दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। क्लियर हो रहा है? बहुत सारी चीज़ हम लोग कर चुके हैं अकाउंट्स में जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं लिखा, जैसे ये चीज़ FIFO सिंपल एवरेज। तो जो भी इसको अप्लाई किया हुआ उसका अकाउंटिंग जो है ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं शो करेगा। क्लियर है? लास्ट पॉइंट क्या था? डिस्क्लोजर और नोट्स ऑफ अकाउंट्स। नोट्स ऑफ अकाउंट्स किसको बोलते हैं? नोट्स ऑफ अकाउंट किसको बोलते हैं? बचपन से हम लोग बोलते हैं फुट नोट, याद आया? बैलेंस शीट के नीचे जो बनाते थे फुट नोट, उसको नोट्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। अच्छा भाषा है। तो नोट्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे मान लो कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है? कैसा लायबिलिटी है? मेरा आंसर गलत हो गया। कंटीजेंट लायबिलिटी का डेफिनेशन क्या हो? ऐसा लायबिलिटी जो अभी नहीं है, फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कंटीजेंट मतलब जो हो भी सकता है और नहीं, मे हैपन मे नॉट बी हैपन, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। तो ऐसा कोई भी लायबिलिटी है उसका डिस्क्लोजर देना नोट्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब बैलेंस शीट के नीचे हमको उसका डिस्क्लोजर देना है कि वो कितना हो सकता है, क्या क्या चीज़ वो है, उसका डिटेल हमको देना है। अगर डिटेल दिया हुआ है तो वो ट्रू और फेयर भी शो कर रहा है, अगर डिटेल नहीं दिया हुआ तो वो ट्रू और फेयर भी शो नहीं कर। मान लो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कंटीजेंट लायबिलिटी लिखकर 50 लाख रुपया डाल दिया, कैसे कैसे तुम सोच रहे हो 50 लाख तुम्हारा होगा फ्यूचर में, लायबिलिटी 50 लाख का क्रिएट हो सकता है फ्यूचर में, कैसे तुम सोच? उसका डिस्क्लोजर दो। डिस्क्लोजर कहाँ देना? नोट्स ऑफ अकाउंट्स में, फुट नोट में। अगर वो नहीं दिया है तो मतलब उसका ट्रू और फेयर भी नहीं। 3 तरीके से ट्रू और फेयर भी चेक किया जाता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? SLM WTV चार्ज सही से किया है नहीं किया, ऐसे ही सारा कुछ है। डॉटफुल डेट का है, डॉटफुल क्रेडिटर का है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है नहीं किया, जैसे हम एज 2 में देखे अभी क्या है,
H2 के हिसाब से होता है कि LIFO और सिंपल एवरेज मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ FIFO और वेटेड एवरेज यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई LIFO यूज़ किया वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है तो हम लोग उसको ट्रू और फेयर व्यू उसका लिख देंगे कि वो ट्रू और फेयर व्यू नहीं शो। लास्ट क्या, डिस्क्लोजर ऑफ नोट्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब नोट्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया है नहीं किया है सारा कुछ, हर एक पॉइंट जो होता है। क्रेडिटर है, क्रेडिटर से हम लोग डॉटफुल क्रेडिटर माइनस करते हैं, ठीक है। तो डॉटफुल क्रेडिटर अब हम माइनस करें 1 लाख रुपये, कैसे, क्या सोच के आप डॉटफुल क्रेडिटर को 1 लाख डाल रहे हो, डिस्क्लोजर दीजिए। अब क्यों लग रहा है कि ये 1 लाख हो, ये हम अच्छा ये हम कैसे पता करेंगे। अगर कोई भी क्रेडिटर, कोई भी क्लाइंट डेटर का या क्रेडिटर का डॉटफुल निकाल लो, डॉटफुल समझ में आता है, डॉटफुल डेट किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर आपको डाउट है कि वो पैसा देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो डॉटफुल डेट हम लोग जब निकालते हैं कुछ तो सोच के निकाल रहे हैं, कुछ अंदाजा लगा कर, क्योंकि वो तो हुआ नहीं है, होने वाला है, कुछ तो सोच रहे हैं। तो हम लोग कैसे सोचते हैं, और हम लोग जो सोच रहे हैं वो ऑडिटर मानेगा कैसे। नोट्स ऑफ अकाउंट में हम शो कर रहे हैं, क्या शो करना होगा, मान लो डॉटफुल डेट, हम लोग डेटा लिखे डॉटफुल डेट लेस करते हैं हम लोग, यस और नो। तो डॉटफुल डेट जब लेस करते हैं तो कुछ अमाउंट हम लोग वहाँ पे लिखते हैं, जो भी अमाउंट लिखते हैं कुछ तो सोच दिमाग में आया होगा कि हम लोग 10,000 रुपये लिखे, क्या सोच, और ऑडिटर उस 10,000 को क्यों माने, वो तो ये बोल सकता है ये गलत कुछ होगा, क्योंकि ये तो एस्टिमेशन है, एग्जैक्ट नहीं है, किसी को नहीं पता कितना होगा, 10,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हम लोग वहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, मतलब मेरे 3 साल पहले कितना कितना हो चुका है, एग्जैक्ट कितना हो चुका है, उस हिसाब से एवरेज निकाल के हम लोग वहाँ पे डालते हैं। तो आपको डिस्क्लोज क्या करना है 3 साल का, कि मेरा पहले साल इतना हुआ था, दूसरा साल इतना हुआ, तीसरा साल वेट इतना आ, तो कम से कम इतना तो होगा ही हो, ये वो एस्टिमेशन, ठीक है। तो अगर ये डिस्क्लोज किया है तो ट्रू और फेयर व्यू है, अगर वो डिस्क्लोज नहीं किया तो ट्रू और फेयर व्यू नहीं। क्लियर होता है बात। तो ऑडिट कैसे करते हैं, एक है सब्सटैंटिव और एक है कॉम्प्लेक्स। सब्सटैंटिव का 2 पार्ट है, वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन। वॉचिंग अभी हम लोग सुने थे, क्या होता है, क्या होता है वॉचिंग, देखना सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या देखना, ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर। वॉचर्स देखना, वॉचर्स किसको बोलते हैं, जैसे मान लो हम लोग कैश का एंट्री किए, ठीक है, या परचेस का एंट्री किए, तो परचेस का स्लिप होगा कुछ, जिससे हम खरीदे वो कोई तो स्लिप दिया होगा, बिल दिया होगा, सेल किए तो सेल का बिल दिए, सबका बिल होता है, वो सारे बिल को क्या बोलते हैं, वॉचर्स बोलते हैं। और वॉचर्स को चेक करने को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉचिंग बोलते हैं। समझ में आया, मतलब सेल्स चेक करना, परचेस का चेक करना, कैश चेक करना, ये सारा का मेमो होता है, सारा का बिल होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया उसका बिल होगा, गैस का बिल पेमेंट किया उसका बिल होगा, रेंट पेमेंट किया उसका बिल होगा, सब कुछ तो बिल पे होगा, ऐसा तो कुछ पेमेंट नहीं करता। तो सारे बिल का कुछ ना कुछ सबूत है मेरे पास, उसको हम लोग बोलते हैं वॉचर। उसी सबूत मतलब कि मान लो रेंट का एंट्री किया हुआ 10,000 रेंट का, किसको पेमेंट किया दिखा, ऑडिटर क्या बोले 10,000 पेमेंट किया दिखा, तो हम लोग वॉचर दिखाएंगे रेंट का बिल, तो रेंट बिल को वो चेक करेगा, मिलाएगा कि 10,000 किसको पेमेंट किया है, किसी का लैंडलॉर्ड है या नहीं है, किसी और का लैंडलॉर्ड का पेमेंट हमको दिखा रहा है, ठीक है। वो चेक करने को क्या बोलेंगे, वॉचिंग। अब आते हैं वेरिफिकेशन में। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि इनकम और एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस का पार्ट को चेक करने को हम लोग बोलते हैं वॉचिंग, और एसेट और लायबिलिटी का जो भी चेक होगा उसको हम लोग बोलेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। वॉचिंग किसको बोलते हैं, इनकम और एक्सपेंस का पार्ट, मतलब पीएल का जितना सारा पार्ट है उसको हम लोग चेक करेंगे, वो होगा वॉचिंग। और अगर पीएल को छोड़कर बैलेंस शीट का जो पार्ट है उसको हम लोग चेक करेंगे, वो क्या होगा, वेरिफिकेशन। तो तुम लोग बताओ कि मान लो हम लोग सेल का बिल चेक करें, वो क्या होगा, वॉचिंग होगा या वेरिफिकेशन होगा, वॉचिंग होगा। परचेस का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, कैश, कैश कहाँ आता है, वेरिफिकेशन। यही पे हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, कैश आने से मतलब हम लोग पीएल समझ जाते हैं, कैश ऐसे कैश नहीं इनकम है नहीं एक्सपेंस है, कैश ऐसे डेटर कहाँ आएगा,
ठीक है, वेरिफिकेशन, लैंड बिल्डिंग वेरिफिकेशन। कुछ कहीं तुम डेफिनेशन ऐसा पढ़ोगे इसका वेरिफिकेशन का कि जिसको टच कर सकते हैं ना वो वेरिफिकेशन है। मतलब लैंड बिल्डिंग को टच कर सकते हैं, ठीक है, मशीनरी को टच कर सकते हैं, वो वेरिफिकेशन। जिसको टच करके हम लोग देख सकते हैं उसको वेरीफाई किया जाता है, और जिसको टच नहीं कर सकते उसको वॉचिंग किया जाता है। कहीं कहीं पे डिफरेंशियल तुम्हें मिलेगा जो कि बहुत गलत डिफरेंशियल है। वॉचिंग इनकम एक्सपेंस और वेरिफिकेशन एसेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा। एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या होता है? चाबी मेन सर मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग को एनालाइज करना है इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज। रेशियोज चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पढ़े हो? एक रेशियो बता दो, कोई भी एक रेशियो का फॉर्मूला। सबसे इजी करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? माइनस करंट एसेट बाय करंट लाइन। ये फॉर्मूला है करंट रेशियो का। हम लोग को बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट रेशियो आपको चेक करना है। ठीक है, ये तो वेरीफाई कर लिए, वॉचिंग कर लिए, अब इंपॉर्टेंट रेशियो में फेवरेबल कंपनी के लिए क्या है? करंट एसेट ज्यादा होने, करंट लायबिलिटी ज्यादा होने। कंपनी अच्छा पोजीशन में कब होगा? जब उसका एसेट ज्यादा होगा लायबिलिटी से। अगर लायबिलिटी ज्यादा मतलब उसके पास कर्ज ज्यादा है और वो एसेट को बेच कर कर्ज वो अदा नहीं कर सकता, तो मतलब उसका वीक पोजीशन में है। अगर एसेट ज्यादा है तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो मान लो अगर 4:1 एसेट 4 है, लायबिलिटी 1, तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। ठीक है, एनालाइज कर लिए कि वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन। ठीक है, यही चीज उल्टा हो जाता, 1:4 हो जाता। मतलब एसेट उसके पास 1 है, लायबिलिटी उसके पास 4 है, तो वो क्या रीपे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब गोइंग कंसर्न किसको बोलते हैं? गोइंग मतलब चलते जाना, आईएनजी है, कंटिन्यूअस, चलते हैं, रुकना नहीं। गोइंग कंसर्न मतलब ऐसा कंसर्न जो रुकता नहीं है, हमेशा चलते जाता है। तो कंपनी का डेफिनेशन है कंपनी गोइंग कंसर्न, मतलब कंपनी कभी रुकता नहीं है, कंपनी हमेशा चलते जाती है। मेंबर मर जाए कोई मतलब नहीं पड़ता कंपनी को, कंपनी चलता जाएगा। गोइंग कंसर्न पे इसका डाउट होता है कि ये कितने दिन और चलेगा। उसका लायबिलिटी 4 है, एसेट 1 है, कितने दिन सर्वाइव कर पाएगा? तो ये हम लोग कब चेक करेंगे? जब उसका करंट रेशियो गलत शो करेगा, मतलब एसेट से ज्यादा लायबिलिटी शो कर रहा है, तो हम लोग चेक करेंगे कि कितने दिन चलने वाला है। ठीक है, मान लो तुम अभी बैठे हो यहाँ पे, तुमको हम बोले स्वाइन फ्लू चेकअप करो, तुम करवाओगे? नहीं करवाओगे। तुमको ठीक हो रहा है, आँख से पानी गिर रहा है, नाक से पानी गिर रहा है, पूरा बदन से पानी पानी हो रहा है, तो अब तुमको बोलेगा स्वाइन फ्लू का चेकअप करवा, तब तुम करवाने जाओगे। तो पहले सिम्टम होना चाहिए था। तो ऑडिटर भी पहले क्या करता है? डायरेक्ट नहीं बोलता गोइंग कंसर्न चेक करो, वो बोलता है पहले हम लोग रेशियो चेक करेंगे। रेशियो में अगर खराब निकला तुम्हारा, रेशियो खराब निकला तब हम लोग गोइंग कंसर्न चेक करेंगे कि तुम कितने दिन टिकने वाले हो। स्वाइन फ्लू का चेक होगा, पूरा स्वाइन फ्लू निकल गया, 2 दिन का मेहमान, डॉक्टर बोलेगा। वैसे ऑडिटर भी डॉक्टर, ऑडिटर क्या बोलेगा? पहले हम लोग रेशियो चेक करते हैं, रेशियो में निकल जाएगा अगर गलत, तो हम लोग आपका गोइंग कंसर्न चेक करने वाले। एक चीज और बचा, गोइंग कंसर्न कैसे चेक करते हैं, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक पढ़। अब एक चीज बचा कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल को होता है। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? मान लो इस कोचिंग का एग्जांपल है, ठीक है, एक ही आदमी है जो एडमिशन करवा रहा है, फॉर्म ले रहा है, फॉर्म दे रहा है। एक ही आदमी है जो फीस भी ले रहा है, वही आदमी क्लास भी ले रहा है। क्या वही आदमी कैमरा मैन भी, ठीक है, सब कुछ वही कर रहा है। ठीक है, फुल प्रॉफिट। एक आदमी सब कुछ कर रहा है, तो कंट्रोल क्या रहेगा ज्यादा? या अगर कैमरा मैन अलग रहता, फीस डिपार्टमेंट अलग है, टीचिंग डिपार्टमेंट अलग है, एडमिशन डिपार्टमेंट अलग है, ये ज्यादा कंट्रोलेबल है या वो ज्यादा कंट्रोलेबल? तुम अच्छे से किसको मैनेज कर पाओ? जिसके लिए सब अलग अलग लोग रखे हुए हैं, या जो एक ही आदमी सारा काम किया? अलग अलग अच्छे से काम होगा। फीस देने की एक जगह है भाई, फीस देने चले, एडमिशन के लिए हम कहीं चले, क्यों आया बंदा,
कैमरामैन कोई और, वीडियो कोई और बना रहा है, टीचिंग कोई और कर रहा है। इसमें क्या कंट्रोल है, सब एक अपना अपना काम किएगा। एक ही आदमी सारा काम करेगा तो वो परेशान हो जाएगा काम करने में। वैसे ही कंपनी में भी होता है, अगर एक ही अकाउंटेंट को हम कैश भी संभालने दे रहे हैं, परचेज का भी रजिस्टर तुम संभालो, सेल का भी रजिस्टर तुम संभालो, ठीक है, एसेट एंड लायबिलिटी भी तुमको ही रिवैल्यू करना है, स्टॉक भी तुमको ही देखना है, रेक्टिफिकेशन भी तुमको ही करना है, रिकंसिलिएशन भी तुमको ही करना है, तो क्या कंट्रोल अच्छा होगा, मैनेज अच्छा होगा? नहीं होगा। अगर ऐसा होता है एक अकाउंटेंट है कैश के लिए, एक अकाउंटेंट है परचेज के लिए, एक अकाउंटेंट है सेल के लिए, रिकंसिलिएशन के लिए एक अकाउंटेंट है, तो क्या कंट्रोल है? इसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। मतलब हर चीज के डिवीजन ऑफ वर्क किया हुआ है, काम को बांटा हुआ है और हर चीज करने के लिए अलग अलग लोग हैं, वो होता है इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर सबसे पहले क्या चेक करता है पता है? तो ऑडिटर ऑडिट करने गया, इसके पास तो एक साल का ऑडिट उसको करना है, पूरे साल का। बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो सकता है, लाखों ट्रांजेक्शन हो सकता है, नंबर में 1 लाख ट्रांजेक्शन हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है। क्या पॉसिबल है 10-20,000 ट्रांजेक्शन 5-6 दिन में चेक करना? पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे सैम्पलिंग को करता है। सैम्पलिंग सबसे पहले वो कैसे करें? कंप्लाइंस से करें। मतलब पहले देखेगा इसका काम करने का तरीका क्या, इंटरनल कंट्रोल वो कैसे किया। एक ही अकाउंटेंट को रखे हुआ जो सारा काम कर रहा है तो एरर और फ्रॉड का चांसेस ज़्यादा है। हम अकेले हैं जो हम कैश भी संभालते हैं, परचेज भी संभालते हैं, सेल भी संभालते हैं, हम चोरी कर सकते हैं? पॉसिबल, ज़्यादा चांस है। अब ऐसा है कि मान लो कैश का अलग अकाउंटेंट है, परचेज का अलग है, सेल का अलग अकाउंटेंट है, ठीक है, और रिकंसिलिएशन का अलग अकाउंट। तो कैश और परचेज और सेल जब भी हो रहा है उसके लिए कोई और रिकॉर्डिंग कर रहा है और रिकंसाइल मतलब उसको रीचेक कोई और कर रहा है, तो वहाँ पे चोरी पकड़ाने का चांसेस है, वहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा है। तो अगर कंट्रोल ज़्यादा है एरर फ्रॉड होने का चांसेस कम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर से चेक करेंगे, ठीक है, कुछ चुनेंगे उसको चेक करेंगे। ऑडिटर क्या करेगा? और अगर इंटरनल कंट्रोल खराब है तो मतलब भाई बहुत गंडगोल, सब कुछ चेक करें, अच्छे से चेक करें। तो ऑडिटर का सोच कहाँ से स्टार्ट होता है? कंप्लाइंस। इंटरनल कंट्रोल चेक कर, अगर इंटरनल कंट्रोल उसका अच्छा है तो चांसेस कम है एरर फ्रॉड का, तो वो इजीली चेक करेगा। अगर इंटरनल कंट्रोल खराब है तो फिर बहुत सारे चांसेस है चेक करेगा, तो वो लंबा चेक करेगा। सर गवर्नमेंट टेंडर का नहीं कर सकता इंटरनल कंट्रोल में, सेल्स वाला कोई डिपार्टमेंट अलग रखो, एक बहुत खराब नहीं बोलेंगे, बहुत गलत थिंकिंग है कि गवर्नमेंट ऑडिट करवाता है। मान लो मिस्टर एक्स है और मिस्टर ए, ये सोल प्रोप्राइटर अकेला मालिक है, ठीक है, ये इन्वेस्ट किया है एक बिजनेस पे, अकेले चला रहा है। ये बंदा पॉइंट किया मिस्टर एक्स, इसका इंटरनल कंट्रोल खराब है। मतलब ये क्या करता है? सेल का रजिस्टर भी इसी के पास है, परचेज भी इसी के पास है, कैश भी इसी के पास है, बैलेंस शीट भी इसी के पास, सब कुछ इसी को करना है, कोई और नहीं है, अकेले सब कुछ किया, ठीक है। मिस्टर ए क्या कर रहा है? पैसा बचा रहा है, एक अकाउंटिंग करके पैसा बचा रहा है। क्या ये हेराफेरी कर सकता है? सेल को ज़्यादा दिखा सकता है, कम दिखा सकता है, उसके ही हाथ में। चेक करने वाला कौन है? कोई नहीं। परचेज को कम कैसे कर सकता है? एक्सपेंस ज़्यादा दिखा सकता है, मिसलेनियस एक्सपेंस ज़्यादा बोल देगा, हम 500 चाय पी लिए तो उसी के हाथ में। चेक करने वाला कौन है? तो मिस्टर ए बेवकूफ़ बने जा रहा है कुछ दिन से, मिस्टर एक्स उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या मिस्टर ए ये नहीं चाहेगा कि कोई बाहर का आदमी भी आए जो मेरे अकाउंट को चेक करे और मिस्टर एक्स का काम को देखे? क्या मिस्टर ए ये चाहेगा? या सिर्फ गवर्नमेंट चाहेगा कि मिस्टर ए भी तो चाहेगा? कंपनी का एग्जाम्पल ये सब राइट है। मिस्टर ए भी चाहेगा कि एक्स के ऊपर तो भरोसा किए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा फंडिंग नहीं है, एक ही आदमी कर सकता, लेकिन साल में एक बार इतना तो फंडिंग है, साल में एक बार उसको ऑडिट करके चेक करें। मिस्टर ए को नॉलेज नहीं है ऑडिट का, लेकिन सीए को तो नॉलेज है, वो सीए को 5-6 दिन के लिए तो अपॉइंट कर ही सकते हैं। तो मिस्टर ए भी चाहेगा कि उसका अकाउंट्स रीचेक हो, तो गवर्नमेंट जरूरी नहीं चाहेगा। रिलायंस लिमिटेड है, इसमें कितने ओनर होंगे इसके तुम लोग के लैंग्वेज में? बहुत है। ओनर किसको बोलते हैं? लॉ में ये गलत है, ओनर कोई नहीं होता। जो ओनर्स है, जो भी शेयर होल्डर है, वो सारे कंपनी के ओनर है। हम लोग को ये गलत फहमी है कि अंबानी ओनर है, अंबानी के पास शेयर ज्यादा है। इसको संभाल कौन रहा है? मैनेज और कंट्रोल किसका है?
लाइन्स डिपार्टमेंट मैनेज डिपार्टमेंट, उसको क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब इसको डायरेक्टर्स लोग संभालते हैं। क्लियर? सही बात है। क्या डायरेक्टर अंबानी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अंबानी है? नहीं, माइंड संभालने नहीं जाता। तुम्हारे पास रिलायंस का शेयर है, तुम संभालने जा रहे हो? नहीं जा रहे। संभाल तो कोई और है जिसके पास भी शेयर है, लेकिन वो भी तो वो संभाल। कितने होंगे मुश्किल से? 60, 100, 200 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। शेयर होल्डर कितने हैं? हजारों लाखों। तो क्या हजारों लाखों आदमी ये नहीं चाहेगा कि जो वो कंपनी पे इन्वेस्ट किया है उसका ट्रू और फेयर भी चेक हो? तुम शेयर होल्डर मान लो, तुम 1000 रुपये लगाए हो, तुम क्या चाहोगे? मेरा ये 1000 ऊपर जाए या चाहोगे नीचे? अगर ये लोग चाहेगा तो तुमको नीचे ला सकता है, ये लोग चाहेगा तो तुमको ऊपर भी ले जा सकता है। तो इन लोग का काम ठीक होगा तो ऊपर जाओगे। काम को ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है इसको चेक करने का तो मन में आएगा। तुम जाओगे तुमको चेक करने मिलेगा नहीं, ऑडिटर जाएगा उसको चेक करने मिलेगा। क्या तुम लोग भी चाहोगे कि वो ऑडिट हो? अंबानी भी चाहेगा वो ऑडिट हो। गवर्नमेंट चाहे ना चाहे, इंसान चाहता है कि ऑडिट हो। ये गलत थिंकिंग है। गवर्नमेंट चाहेगा तो ही ऑडिट। गवर्नमेंट कब चाहता है? जब उसको डाउट होता है कि टैक्स ये कम दे, उसका भी रीजन होना चाहिए। मान लो हर साल तुम 5-5 लाख टैक्स दे गए, एग्जाम्पल है, 5 लाख तुम टैक्स पेमेंट करो, एक साल अचानक से तुम 50,000 टैक्स पेमेंट करो, तो गवर्नमेंट सोचे 5 लाख आ रहा था, अचानक से 50,000, उसको वो है चेक करते हैं। गवर्नमेंट ऐसा ऑडिट नहीं कर रहा, कुछ हुआ है तब। या सेकेंड ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑडिट का, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, यहाँ का तो नहीं है, सीएससी है। बाकी अदर जो एरियाज है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे WBSCDCL होता है। वेस्ट बंगाल का इलेक्ट्रिसिटी अलग से डिपार्टमेंट है जो कोलकाता में नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगा? मेरा डिपार्टमेंट का ऑडिट हो तो गवर्नमेंट अपना डिपार्टमेंट का ऑडिट करवाए। सिर्फ गवर्नमेंट ऑडिट नहीं करवाए, उनको भी खुद से भी करवाए। कुछ क्राइटेरिया ऑडिट का कंपल्सन करके कब इतना होगा तो ऑडिट करवाना होगा, वो सारा चीज़ लोग पढ़ेगा। ऑफिस से समझते हैं लास्ट टाइम डेफिनेशन। ICAI क्या बोलता है कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, किसका? एंटिटी का। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, साइज जो भी हो, तुम्हारा मैटर है, हमको मतलब नहीं, हमको ऑडिट करना है। और क्या है? लीगल फॉर्म, सोल प्रोवाइडर का भी होगा, एचएफ का भी होगा, पार्टनरशिप का भी होगा, कंपनी का भी होगा, प्राइवेट पब्लिक सबका होगा। तो क्या बोल रहा है? हियरिंग ऑफ अकाउंट्स। पहले इसको क्या टर्म दिया जाता था? पहले ऑडिट नहीं बुलाया था, पहले हियरिंग ऑफ अकाउंट्स। हियरिंग मतलब सुनना। जो अकाउंट्स तुम बनाए हो बताओ कैसे करना। इतना का परचेज दिखा रहे हो, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? परचेज दिखा, तुम सुनेंगे। ऑडिटर का काम क्या है? सुनना। ठीक है, तो पहले इसको हियरिंग ऑफ अकाउंट्स बुलाया था, बहुत पुराने टाइम में। उसके बाद क्या है यहाँ पे? सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। क्रोनोलॉजिकल वर्ड सुने हो तुम लोग? इसके लिए यूज होता है क्रोनोलॉजिकल, लाइन बाय लाइन, डेट वाइज। जनरल किस में होता है? क्रोनोलॉजिकल में, डेट वाइज में। कुछ सिस्टम है जनरल का, वैसे ऑडिटिंग का भी सिस्टम है। कुछ सिस्टम से हमको फॉलो, क्या क्या सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे आराम से डिटेल में। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन से। तो ऑडिटिंग का भी कुछ ना कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से हमको काम करना है। ICAI क्या डिफाइन किया? ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल अदर। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चेक करना ही है, अदरवाइज मतलब कुछ भी रहा वो भी चेक करना है। जैसे हम क्या बताए, कंपनी सोशल वर्क करता है या नहीं करता, सोशल ऑडिट। कंपनी अपने स्टाफ को बोनस देता है या नहीं देता, वेज सही टाइम में देता है नहीं देता, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ड्राइवर है या नहीं है, ड्राइवर है तो उसका आइडेंटिटी है या नहीं, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। इससे प्रॉफिट्स का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका भी ऑडिट होता है। तो हम लोग को ऐसे ही बोलता है कि हम लोग का ये एग्जामिनेशन है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, इसका फाइनेंशियल अकाउंट्स का और अदरवाइज कुछ भी हो, कंपनी में जो भी सारा हो रहा है सबको चेक करना। ठीक है, ऑफ एन इंटरप्राइज, कोई भी इंटरप्राइज, डिस्ट्रिक्ट पर्पस, चाहे कोई भी पर्पस के लिए हो, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव पर्पस हो, सोशल पर्पस हो, सारे पर्पस के लिए चलेगा। इन ऑडिटिंग सिचुएशन द ऑडिटर प्रीव्यूज एंड रिकॉग्नाइज द प्रोपोजिशन बिफोर हिम और एग्जामिनेशन कलेक्ट एविडेंस। एविडेंस क्या होगा? वाउचर्स, सेल मेमो, कैश मेमो,
परचेज का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रेंट का बिल। इवेल्युएट द सेम ऑन दिस बेसिस फॉर्मुलेट्स हिज जजमेंट। पहले बताया है कि ऑडिटर का काम क्या है, कमेंट करना, बोलना, जज करना, काम सुधारना नहीं है। तुम गलत किए, तुम्हारा गलती है, ये हमको बोलना है, उनको ठीक नहीं करना, रेक्टिफाई नहीं करना, सिर्फ जज करना, ठीक है। और कम्युनिकेट करना थ्रू ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट में हमको उसको बता देना कि यहाँ पे आपको गलती हो रही है। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो, अगर कोई लिफो यूज़ कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा होगा लिफो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो वो हमको ऑडिट रिपोर्ट में लिखना है, ठीक है। ठीक नहीं करना, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है ऑडिटर ठीक करेगा, ऑडिटर सिर्फ लिखेगा। बोल रहा है कि ऑडिटिंग का अपना एक रूल होता है, प्रिंसिपल होता है, ऑडिटिंग का अपना प्रिंसिपल होता है। अकाउंटिंग का प्रिंसिपल में किसमें लिखा हुआ है, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल रूल्स किसमें लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑडिटिंग का किसमें लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट, ठीक है। ऑडिटिंग का अपना रूल्स है, अपना रूल है, ठीक है। वो अकाउंट्स पे बेस नहीं है, उसको बनाने का अपना तरीका है, लेकिन क्योंकि हम लोग अकाउंट्स चेक कर रहे हैं तो हम लोग को अकाउंट्स का भी रूल्स जानना पड़ेगा। मतलब एक ऑडिटर को क्या जानना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट दोनों जानना होगा, तभी वो अप्लाई कर पाएगा। मैं तो ये चेक करने के लिए वो काम सही किया है, अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाया है नहीं अपनाया, इसके लिए हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जानना है। अगर हमको पता ही नहीं है कि लिफो यूज़ नहीं कर सकते, और लिफो यूज़ क्या होता है, हम तो बोलेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू। हमको पहले पता होना चाहिए कि लिफो यूज़ नहीं कर सकते, तब तो हम बोलेंगे गलत व्यू है। तो हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जानना। अब उसको हमको लिखना कैसे है, वो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, हमको स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में जानना, ठीक है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटिंग को दोनों चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो ऑडिटिंग कर पाए। ऑब्जेक्टिव, हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव पढ़े पहला ऑडिटर का, टू कमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट whether it shows true and fair view, ठीक है। मतलब कि हम लोग को सिर्फ कमेंट करना है, सिर्फ बोलना है, बोलना मतलब लिखना है ऑडिट रिपोर्ट में कि ये जो क्लाइंट है इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सही व्यू शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस ठीक नहीं करना, ठीक है। उसके बाद कुछ और ऑब्जेक्टिव आता है कि वो हम कैसे करेंगे, ट्रू और फेयर व्यू कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमको डिटेक्ट करना होगा एरर और फ्रॉड। मान लो चोरी का एग्जांपल लिए तो डिफल्केशन अकाउंट, डेबिट टू कैश। मान लो चोरी हो गया, अब मालिक आया तुम्हारे पास, तुम ऑडिटर हो, तो पता कीजिए चोरी कौन की। हम क्यों पता, मेरा काम है चोरी पता करना नहीं, मेरा काम है ये लिखना कि उसके यहाँ पे चोरी हुआ जिसका कोई रिकॉर्ड उसके पास नहीं है, ठीक है। ऑडिटर का ये काम, चोरी हुआ तुम पता करो, पुलिस को बुलाओ, ठीक है। ऑडिटर कभी ये नहीं पता करता फ्रॉड हुआ है ये बताएगा, फ्रॉड कौन किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब को नहीं बता, नहीं हमको ठीक करना है, ठीक है। ना इसको मेजर्स बताना है कि तुम फ्रॉड कैसे रोक सकते हो, हमको सिर्फ चेक करना और बोलना है फ्रॉड हुआ। सेकंड पॉइंट क्या है, टेक्निकल एरर्स। चैप्टर होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 11-12 में भी था शायद बीकॉम में, ये कुछ याद है। टेक्निकल एरर क्या हो सकता है, अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, अमाउंट ज़्यादा हो गया, 500 या 5,000 हम लिख दिए, मुझे तो समझ में नहीं आया। उसके बाद है एरर ऑफ प्रिंसिपल। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम लोग पढ़े हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब रूल्स, अकाउंटिंग का रूल्स, उसमें एरर मतलब वही रूल है एसएलएम वाला, पेटेंट राइट में एसएलएम यूज करना है, तो डब्ल्यूटीपी किया हुआ उसको पता ही नहीं है, बेचारा 12 पास किया अकाउंटेंट का जॉब कर रहा है, उसको पता ही नहीं डब्ल्यूटीपी हो या एसएलएम में तो डब्ल्यूटीपी चार्ज किया हुआ है, तो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल रूल गलत। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब भूल गए, लाइन से एंट्री कर रहा था, एक एंट्री बीच में गायब कर दिया, ओमिट कर गया, भूल गया, पॉसिबल है, ये कंप्यूटर में ही पॉसिबल है। ठीक है, कैश मेमो देखे जा रहा है, एंट्री किया जा रहा है, किसी से बात किया, एक कैश मेमो पलट गया, ठीक है, उसका एंट्री तो हुआ नहीं, उसके बाद में एंट्री कर दिया, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन वो अमाउंट वाला होता है कि 500 या 5,000 लिख दिया, एरर ऑफ कमीशन हो गया, ये सारा एरर होता है। तो हमको ये सारा एरर और फॉल्ट्स को ढूंढना, ये मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमको कमेंट करना है कि फेयर व्यू शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग ऑन द रिलायबिलिटी एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। हमको फेयरनेस दिखाना है फाइनेंशियल सिस्टम का कि है या नहीं, यही चीज़ मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव।
सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वो कैसे दिखाएंगे, कंप्लाइंस चेक करेंगे, इंटरनल कंट्रोल के बाद क्या करेंगे, वॉचिंग, उसके बाद वेरिफिकेशन, उसके बाद रेशियो को एनालाइज, उसका रेशियो खराब निकलेगा तो हमको देखना है कि वो गोइंग कंसर्न है या नहीं, ये सारा चीज़ पूरा हो। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हम लोग का है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, एरर को ढूंढना, ठीक है, फ्रॉड को ढूंढना, ठीक है, फ्रॉड मतलब धोखा जो अकाउंटेंट कर रहा है उसको ढूंढना है, ठीक नहीं करना है, मेकिंग रिकमेंडेशन टू प्रिवेंट, रिकमेंड करना है कि कैसे वो ठीक होगा, ठीक करना नहीं, सिर्फ बोलना है। जैसे मान लो लिफो यूज़ कर रहे हैं, हमको बताना होगा ना लिफो यूज़ नहीं कर सकते, हमें पूछे क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तब बोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखा होगा कि लिफो यूज़ नहीं किया, ये बताना होगा उसको, रिकमेंड करना होगा, तब तो वो पता चलेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल के कुछ है। रिपोर्टिंग, लास्ट पॉइंट, सारा कुछ देख लिए, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, यहाँ पे आपका इश्यूज है, ये आपका गलती है, और ये गलती कहाँ से हमको पता चला, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग से पता चला कि ये गलती है। तो ये रहा आपका ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन। ऑडिटिंग क्या है, लास्ट टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इसका एंटिटी का, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस भी हो, चैरिटेबल पर्पस के लिए भी हो, प्रॉफिट मोटिव भी हो, सबके लिए हम करेंगे। लीगल फॉर्म को चेक करना जरूरत नहीं है, साइज को चेक करने का जरूरत नहीं है। ऑडिटिंग क्या गवर्नमेंट करवाएगा, नहीं करवाएगा, जो ऑडिट करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटर। उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सीए का होना चाहिए। क्लियर है सब कुछ, ये ऑडिट का इंट्रोडक्शन है, देखता है उसको।